Assalamu alaikum guys, welcome back to Akshay Pharmacist Mariam. Today we will be discussing about the pharmacology of heparin. So in this lecture I will be telling you about the mechanism of action of the heparin. इसकी कौन कौन सी types हैं, उनकी क्या क्या half life है, उसके क्या क्या effects हैं, वो कहाँ कहाँ use होती हैं, इसकी क्या क्या clinical benefits हैं और इसकी क्या क्या ADRs हैं और क्या क्या black box warnings हैं. तो अगर हम heparin की chemistry की बात करें, so it is a low molecular weight fraction of heparin have an affinity for activation of the factor 10 and 10A. फैक्टर 10 में कौन सा फैक्टर है जिसमें ये जिसको ये एक्टिवेट करता है, उन फैक्टर्स में जो एक्टिवेटेड फैक्टर्स हैं उनमें फैक्टर 10A बट लेस इफेक्टिव ऑफ बट हैज लेस इफेक्ट ऑन एन इफेक्ट ऑन द थ्रोम्बिन. सो जो लो मॉलिक्यूलर वेटेड फ्रैक्शन ऑफ द हेपेरिन्स हैं that activate the factor 10 10A उसमें and have less affinity for the thrombins. फिर आ जाते हैं इनकी इंटरेक्शंस विद क्लॉटिंग फैक्टर. अगर हम देखें तो वो हम डिस्कस करते हैं कि कैसे जो हमारी हेपरिन मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे जो है इंटरेक्ट कर रहे होते हैं हमारे क्या नाम है क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ, और कैसे वो जो है वो एंटी कोगुलेंट इफेक्ट अपना शो करते हैं. सो इंटरेक्शन ऑफ हेपरिन विद एंटी थ्रोम्बिन 3 क्लॉटिंग फैक्टर. क्या फैक्टर ये शो करते हैं देखिए. ये जो हमारा हेपरिन नीड्स टू इंटरेक्ट विद बोथ एंटीथ्रोम्बिन 3 एंड थ्रोम्बिन ए थ्रोम्बिन 2A. यानी हेपरिन जो होता है वो एंटीथ्रोम्बिन 3A और थ्रोम्बिन 2A दोनों के साथ बाइंड करेगा तभी अपना एक्शन देगा. ये एंटीथ्रोम्बिन 3 है और ये 2 है, दोनों के साथ हेपरिन बाइंड हुआ. To enhance its effects, the factor 10A heparins need only to interact with the antithrombin 3. अब अपने इफेक्ट को इनहेंस करने के लिए फैक्टर 2A की जगह हेपरिन को चाहिए फैक्टर 10A टू इनहेंस इट्स इफेक्ट. ठीक है. अब लो मोलिकुलर वेट हेपरिन कैन ओनली इंक्रीज द एक्शन ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3 ऑन फैक्टर 10A एंड नॉट ऑन थ्रोम्बिन 2A. तो अब ये जो लो मोलिकुलर वेट हेपरिन है ये इंक्रीज कर देगा एक्शन ऑफ द एंटीथ्रोम्बिन 3 ऑन फैक्टर 10A बट नॉट ऑन द फैक्टर 2A. यानी ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर अपना इफेक्ट शो करेगा, फैक्टर 10A के ऊपर, और फैक्टर 2 के ऊपर अपना फैक्टर इफेक्ट शो नहीं करेगा. यानी एंटीथ्रोम्बिन 3 और हेपरिन पहले उसको इंटरेक्ट करने के लिए थ्रोम्बिन के साथ हेपरिन को 2A लगेगा, फिर 2A डिटैच हो जाएगा, उसके साथ 10A लगेगा, फिर 10A एक्टिवेट करेगा और फिर 10A अपना इफेक्ट शो करेगा एंड इट विल अफेक्ट द एंटीथ्रोम्बिन एक्टिविटी ऑफ द हेपरिन. सो अब ये देखें, ये एंटीथ्रोम्बिन 3 है और ये थ्रोम्बिन है. ठीक है. ये हम पे हमारा लाइसिन साइड पे है वो हेपरिन अटैच है 13 इसके सब यूनिट्स और 13 और मोर सैकराइड यूनिट्स हैं. हेपरिन में कितने यूनिट्स होते हैं, 13 और मोर सैकराइड यूनिट होते हैं. तो अब यहाँ पर ये जो लाइसिन साइड है यहाँ पे थ्रोम्बिन 2A हट कर क्या लगेगा, फैक्टर 10A. एंड जो हमारा लेस देन जो 13A फैक्टर्स होंगे इन द लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन. यानी पहले उसके 13 और मोर देन 13 सैकराइड सब यूनिट्स थे जब उसका थ्रोम्बिन अटैच था, और जब फैक्टर 10 अटैच हुआ तो उसके अंदर लेस देन 13 फैक्टर्स हो गए. यानी उसमें अंदर हेपरिन के स्ट्रक्चर के में भी कोई ना कोई चेंज आई. इनहिबिशन ऑफ द थ्रोम्बिन एंड फैक्टर 10A बाय द हेपरिन एंड एंटीथ्रोम्बिन 3 कॉम्प्लेक्स थ्रू अ यूनिक पेंटासेक्राइड यूनिट. पेंटासेक्राइड यूनिट ये होता है, वही पेंटासेक्राइड यूनिट होता है जो कि हेपरिन के स्ट्रक्चर में होता है, और वो एंटीथ्रोम्बिन 3 के साथ अटैच होता है, और वो एंटीथ्रोम्बिन 3 जो है आगे जाके थ्रोम्बिन के साथ अटैच होता है या फैक्टर 10A के साथ अटैच होता है. एंड पेंटासेक्राइड यूनिट बाइंडिंग टू द थ्रोम्बिन रिक्वायर्ड आ मिनिमम 13 सेक्राइड यूनिट्स, और थ्रोम्बिन के साथ बाइंड के लिए एटलीस्ट हेपरिन के अंदर 13 सेक्राइड यूनिट होने चाहिए. लो मोलिकुलर वेट हेपरिन एक्ट्स एंड inhibit the factor 10A and requires that latter only to bind with the antithrombin 3. और जो एंटीथ्रोम्बिन 3 होता है वो इनहिबिट करता है फैक्टर 10A को, और उसके अंदर जो है वो पेंटासेक्राइड यूनिट भी होना चाहिए और 13 सेक्राइड यूनिट एटलीस्ट होने चाहिए टू शो इट्स इफेक्ट. आगे आ जाता है जो एंटीकोआगुलेंट थेरेपी है जिसमें हेपरिन यूज होता है, उसमें कैसे जो है हेपरिन यूज होता है. सो हेपरिन का जो एक्शन है, हेपरिन heparin action of heparin inactives only by an anticoagulant. Action of heparin क्या है, inactive by itself as an anticoagulant. अपने आप को खुद ही inactive करता है. required the presence of the plasma cofactor antithrombin 3 antithrombin 3. अपने presence और plasma cofactors का कौन सा required है, antithrombin 3 to show its effect. heparin potentiate
द एक्शन ऑफ द एंटीथ्रोम्बिन 3। हेपरिन पोटेंशिएट करता है द एक्शन ऑफ द एंटीथ्रोम्बिन 3 और किसको इनएक्टिवेट करता है, 10A फैक्टर को। हेपरिन एंटीथ्रोम्बिन 3 कॉम्प्लेक्स न्यूट्रलाइज द एक्शन ऑफ द फैक्टर 2, 9, 10, 11, 12 एंड 13। 2, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये इन सब फैक्टर्स की जो एक्टिविटी है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। 2, 9, 10, 11, 12 and 13 bind to the lysine side on antithrombin 3 leads to the conformational changes of the arginine reactive centers. Heparin जो है वो bind करता है with the lysine side of the antithrombin 3 through its penta subunits and then it changes the arginine reactive center. Then heparin की contraindications क्या क्या है? So patient who are hypersensitive for the heparin, they are not using heparin. They should not use heparin. If they show hypersensitivity for the heparin, presence of the active bleeding like hemophilia, patient जो है already hemophilic state में है, उनकी bleeding जो है वो रुकती नहीं है, तो उन patients में हम नहीं देंगे। उनमें अल्सर या किसी और वजह से कोई करंटली कोई न्यू सर्जरी हुई है विद इन 1 वीक जिसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो उन पेशेंट्स में हम हेपरिन नहीं देंगे। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिन पेशेंट्स में होगा, जिनमें प्लेटलेट लेवल कम होगा, उनमें हम थ्रोम्बोसाइटो हेपरिन नहीं देंगे। फिर जिनमें इंट्राक्रेनियल हैमरेज हुआ है, ये सीवियर हाइपरटेंशन हुआ है, या जिनमें बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है एंड पेशेंट विद एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस एंड द अल्सरेटिव लीजन ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट, तो उन पेशेंट्स में हम हेपरिन कंट्राइंडिकेटेड रखेंगे। उसके अलावा इट इट्स मोर लार्ज कंसंट्रेशन इट्स थ्रेटनिंग, इट कैन कॉज अबॉर्शन, क्योंकि अगर इसकी लार्ज कंसंट्रेशन प्रेग्नेंट फीमेल्स को दे दें तो इनकी उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा होगी जिसकी वजह से अबॉर्शन हो सकती है। ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और आई, यानी कोई भी आपकी सर्जरी हुई है, चाहे वो ब्रेन की है, स्पाइनल कॉर्ड की है या आई की है, तब ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। पेशेंट अंडर कोई लंबर पंक्चर और रीजनल एनेस्थीसिया ब्लॉक एंड द हिस्ट्री ऑफ हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो उन पेशेंट्स में भी हेपरिन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के चांसेस जो है वो ज्यादा है। या पेशेंट अंडर कोई लंबर पंक्चर, तो उधर उनकी जो है वो ब्लीडिंग के चांसेस हो जाते हैं। आगे आ जाते हैं हेपरिन के एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है। तो हेपरिन को यूज करने से भी कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं, तो वो क्या क्या है? सो मेजर इफेक्ट इज ब्लीडिंग, तकरीबन 5% फ्रिक्वेंसी है इसकी, और ये कॉज करता है ब्लीडिंग। उसके बाद 5 से 15% इसकी फ्रिक्वेंसी है, इट कैन कॉज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लोअर द लेवल ऑफ द प्लेटलेट विद थ्रोम्बोसिस, यानी ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जब कम करेगा, अब देखिए प्लेटलेट लेवल कम हुआ और जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है, because it causes the thrombocytopenia, lower the level concentration of the throm platelet, and here the thrombocytopenia कहते हैं जिसको हम। then it can cause rarely osteoporosis, एनाफिलैक्सिस भी कर सकती है रेयरली कुछ पेशेंट्स में जो कि एलर्जिक हैं, स्किन नेक्रोसिस करवा सकती है, उस लोकल एरिया में लोकल अर्टिकेशन करवा सकती है, यही एलर्जी होती है, एंड हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म भी रेयरली करवा सकती है। हेपरिन के और एडवर्स इफेक्ट देखें तो हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसके 2 फॉर्म्स होते हैं। माइल्ड रिडक्शन, यानी पहली फॉर्म में ये क्या कर रही है, माइल्डली रिड्यूस कर रही है प्लेटलेट काउंट को, लाइक विद इन 2 to 15 days एंड आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द फुल डोज ऑफ द हेपरिन, एंड प्लेटलेट काउंट शुड बी लाइक above 10,000, sorry, 1 लाख माइक्रोलीटर, ब्लीडिंग रिस्क इज मिनिमल, यानी अगर 1 लाख से कम होता है तब ब्लीडिंग रिस्क ज्यादा होता है, और अगर 1 लाख से ज्यादा है तो ब्लीडिंग रिस्क तब कम होगा। तो ये है माइल्ड रिडक्शन इन द प्लेटलेट विद इन 2 to 15 days आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ द फुल डेज हेपरिन थेरेपी, यानी पेशेंट को डेली जब हेपरिन लग रही है तो 2 से 15 दिन के बाद जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साइंस सिम्टम्स, माइल्ड रिड्यूसिंग द प्लेटलेट लेवल जो है वो शो होने लग जाता है। उसके अलावा हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड थ्रोम्बोसिस, अब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा है, प्लेटलेट लेवल रिड्यूस हो रहा है, तो उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन भी हो सकती है, क्लॉट फॉर्मेशन भी हो सकती है। सिवियर रिडक्शन इन द प्लेटलेट काउंट, ये होती है 7 से 14 दिन में आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ द थेरेपी। मॉडरेट कब होती है? आफ्टर द 2 to 15 days, और सिवियर होती है आफ्टर 7 to 14 days। With the full or low dose heparin may be associated with the thrombotic complications, thrombotic complications हो सकती है, पेशेंट में क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है, including atrial thrombosis and platelet fibrin clots that may cause myocardial infarction and stroke. It can also cause stroke. फिर आ जाता है हेपरिन
हैपरिन लैब लैब मॉनिटरिंग क्या करनी है, यानी जिन पेशेंट्स को हम हैपरिन दे रहे हैं तो उनके अंदर कुछ लैब मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी। तो वो है APTT एंड PT, एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन एक्टिविटी टाइम एंड या प्रोथ्रोम्बिन टाइम होगा। सो थेरेपी इज रूटीनली मॉनिटर बाय द मींस ऑफ द APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। क्या है APTT? एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। एक तो हम ये मॉनिटर करते हैं, दूसरा हम क्लॉटिंग टाइम मॉनिटर करते हैं, जो कि 1.5 से 2.0 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल मीन्स ऑफ द APTT ओवर। और जो APTT टाइम होता है वो 70 से 50 सेकंड तक होता है इन दी थेराप्यूटिक रेंज। यानी हम क्या मॉनिटर करेंगे? APTT ओवर PTT रेशियो मेजर करेंगे, और उसमें APTT क्या होता है? एक्टिवेटेड पार्शियल प्रेशर, और PTT क्या है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो जो हमारा APPT टाइम है वो है 50 से 70 सेकंड तक हो जाता है जब पेशेंट हेपरिन यूज कर रहे होते हैं, और क्लॉटिंग टाइम जो है वो वन वन से 1.5 से 2 टाइम्स जो है वो हायर हो जाता है इन देन दी नॉर्मल पेशेंट। इनिशियली APTT शुड बी मेजर्ड अंडर द इन्फ्यूजन रेट एडजस्टेड एवरी 4 आवर। यानी जब भी हम दे रहे हैं पेशेंट को हेपरिन, तो उसकी इन्फ्यूजन के तकरीबन 4 घंटे के बाद हमें APTT लेवल जो है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन लेवल जो है वो मॉनिटर करना चाहिए टाइम। उसको वो 50 से 70 सेकंड के बीच बीच में रहना चाहिए इन द थेराप्यूटिक रेंज। अगर वंस दी स्टडी स्टेट इज अचीव, द डेली मॉनिटरिंग इज सफिशिएंट। यानी एक बार हमारे पास APTT जो है वो एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है वो 50 से 70 सेकंड के दरमियान आ गई, तो वो हमारी एक स्टडी स्टेट डेवलप हो जाएगी, फिर हम उसकी डेली मॉनिटरिंग करें तो ये सफिशिएंट होगा। अदरवाइज हर डोज के 4 घंटे के अंदर अंदर उसको उस रेट को एडजस्ट करना होता है, उसकी इन्फ्यूजन रेट को एडजस्ट करके। देन कम्स द हेपरिन रेजिस्टेंट टू हेपरिन। हेपरिन अपने आप को ही जो है वो क्या करता है? रेजिस्टेंट करवा लेता है। पहली लाइन में भी लिखा हुआ था, मैं आपको इधर ले जाऊं। इनएक्टिव इटसेल्फ एज एन एंटीकोगुलेंट। हेपरिन अपने आप को खुद ही इनएक्टिव कर देता है एज एन एंटीकोगुलेंट। और इसमें क्या है? हेपरिन रेजिस्टेंट टू हेपरिन, एक्सेलरेटेड क्लियरेंस ऑफ द हेपरिन में एग्जिस्ट एज इन द केस ऑफ द मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म ज्यादा हो जाएगा तो मैसिव क्लियरेंस ऑफ द हेपरिन होने लग जाएगी। इनहेरिटेड ATT डेफिशिएंसी, या फिर जिन पेशेंट्स में इनहेरिटेडली एंटीथ्रोम्बिन 3 फैक्टर की डेफिशिएंसी है, 40 to 60% ऑफ द नॉर्मल प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द AT थ्रोम्बिन 3 फैक्टर रिस्पॉन्स नॉर्मली टू द। यानी उनमें 40 to 60% तो लोअर डेफिशिएंसी है, बट उनके अंदर टी एंटीथ्रोम्बिन 3 इतनी कंसंट्रेशन है कि हेपरिन नॉर्मली रिस्पॉन्स करती है, और उनमें भी ये असिस्टेंट हो सकती है। उसके अलावा एक्वायर्ड एंटीथ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी विद द हेपेटिक सिरोसिस, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम और डिसेमिनेटेड, ये हेपेटिक सिंड्रोम की वजह से हो सकती है, या सिरोसिस की वजह से होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation, ये लार्ज डोज ऑफ हेपरिन में नॉट बी प्रोलॉन्ग दी APTT। यानी एंटीथ्रोम्बिन जो आपका एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है वो आपका लार्ज डोज ऑफ हेपरिन के साथ प्रोलॉन्ग हो जाता है ज्यादा, या प्रोलॉन्ग नहीं होता। देन कम दी हेपरिन मैनेजिंग ओवर एंटीकोगुलेंट्स। हेपरिन को हम दूसरे एंटीकोगुलेंट्स के साथ मैनेज कैसे करेंगे? एंटीकोगुलेंट इफेक्ट ऑन द हेपरिन डिसअपीयर विद इन द आवर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन डिसकंटिन्यूशन ऑफ द ड्रग। यानी अगर हम जैसे इंजेक्शन छोड़ते हैं उसको कुछ घंटों के बाद, ये छोटी सी हाफ लाइफ होती है, इसका इफेक्ट जो होता है वो डिसकंटिन्यू और खत्म हो जाता है। माइल्ड ब्लीडिंग टू द हेपरिन कैन कंट्रोल विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीगोनिस्ट। इसमें क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है इसलिए माइल्ड ब्लीडिंग होगी, और उसके बाद खुद ही इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि वो एंटागोनिस्ट हो जाएगी, इसलिए खुद ही ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी। एंटागोनिज्म आर यूज्ड इन द इफ द ब्लीडिंग इज लाइफ थ्रेटनिंग। हम इसका एंटागोनिस्ट, इसका एंटीडोट उस केस में यूज करेंगे जब ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो रही है, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी ज्यादा होगी और ब्लीडिंग जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो चुकी है। मैनेजिंग ऑफ द ओवर द एंटीकोगुलेंट, तो इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है? तो मैनेजमेंट डिपेंड करता है ऑन द डिग्री ऑफ द एंटीकोगुलेंट, यानी कितनी इसकी डिग्री ऑफ द कोagulation हो गई है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हेपरिन, प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग है या नहीं। अ स्पेसिफिक इमीडिएट हेपरिन एंटागोनिस्ट है अवेलेबल, जिसको हम कहते हैं प्रोटामीन सल्फेट। क्या कहते हैं उसको? प्रोटामीन सल्फेट। इट यूजेस 25 से 50 mg इंट्रावेनियसली। साइड इफेक्ट्स आर लार्जली एलर्जिक इन नेचर। प्रोटामीन हम कितना यूज करते हैं? 25 से 50 mg इंट्रावेनियसली, एंड इट हैज साइड इफेक्ट डिपेंड ऑन इट्स नेचर।
हेपरिन मैनेजिंग ओवर कोगुलेशन कंटिन्यू करते हैं, तो प्रोटामिन बाइंड टू द एसिड नेगेटिव हेपरिन मॉलिक्यूल एंड न्यूट्रलाइज दी हेपरिन। तो हेपरिन में जो नेगेटिव चार्ज साइड होता है, प्रोटामिन जाके वहां पे बाइंड करता है, बिकॉज द प्रोटामिन हैव पॉजिटिव चार्ज, इसलिए वो जाकर हेपरिन में नेगेटिव जो चार्ज है था वहां पे जाके बाइंड करता है और न्यूट्रलाइज कर देता है हेपरिन को। So use smaller dose give by IV infusion do not exceed 50 mg over 10 minutes। यानी हमें विद इन 10 मिनट्स 50 मिलीग्राम से ज्यादा प्रोटामिन नहीं देना चाहिए, क्योंकि इट कैन कॉज फ्लशिंग, ब्रेडिकार्डिया, डिस्पीनिया, हाइपोटेंशन, एनाफिलैक्सिस। फ्लशिंग यानी रेडनेस हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट कम हो जाएगा, डिस्पीनिया सांस में कमी, हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर कम, और एनाफिलैक्सिस शॉक भी हो सकता है। 1 मिलीग्राम ऑफ द प्रोटामिन, use 1 milligram of the protamine for every 10 units of the heparin remaining in the patient। यानी अगर पेशेंट को 100 यूनिट की वजह से टॉक्सिसिटी हो रही है, तो उसके लिए हम 1 मिलीग्राम ऑफ द प्रोटामिन देंगे। और अगर हम उसको 2 मिलीग्राम ऑफ द प्रोटामिन दे रहे हैं, तो वो कितने के साथ बाइंड करेगा? 200 यूनिट्स ऑफ द प्रोटामिन के साथ बाइंड करेगा। अगर हम उसको 10 मिलीग्राम दे रहे हैं प्रोटामिन, तो वो बाइंड करेगा 1000 यूनिट ऑफ दी हेपरिन के साथ। तो ये इसका एक रेशियो है, बाइंडिंग रेशियो, कि कितने प्रोटामिन का मॉलिक्यूल एक जो है वो कितने मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा होता है हेपरिन। आगे इसकी क्लिनिकल यूजेस देखें, तो हेपरिन इज इफेक्टिव फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द वेनस थ्रोम्बोसिस एंड परमिनरी एम्बोलिज्म। जो थ्रोम्बस एम्बोलिज्म फॉर्मेशन है उसमें ये यूज होता है। ये अलग बात है कि ये खुद भी एम्बोलिज्म एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कॉज कर सकता है। Then mural thrombosis after the acute myocardial infarction, म्योकार्डियल इन्फेक्शन के बाद जो म्यूरल थ्रोम्बोसिस है उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है। Managing the unstable angina, prevention of the coronary artery thrombosis, used for the prevention of the blood clotting in extra corporeal circulation after the like surgery and hemodialysis। फॉर एग्जाम्पल जब हम ब्लड बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं ना, ड्यूरिंग सर्जरी या हीमोडायलिसिस के लिए या डायलिसिस के लिए, तो तब हम हेपरिन पेशेंट को देते हैं, ताकि जो उसकी क्लोटिंग ना हो, एक्स्ट्रा कॉर्पियल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड जो है वो एक्स्ट्रा कॉर्पियल सर्कुलेशन में उसकी क्लोटिंग ना हो, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और नेचुरल प्रोटीन इतने प्रेजेंट नहीं होते इन दी एक्स्ट्रा कॉर्पियल मशीन्स, सर्कुलेटरी मशीन जितना के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो सर्जरी और हीमोडायलिसिस की कंडीशन में जहाँ पे हमने ब्लड जो है वो बॉडी से निकाल कर किसी एक्स्ट्रा कॉर्पोरेट सर्कुलेशन में डालना होता है, तो वहां पे हम हेपरिन यूज करते हैं। Treat selected cases of disseminated intravascular coagulation DIC। It is also used in the disseminated intravascular coagulation (DIC), and it also treat the fetal growth retardation in the pregnant females। ये एक रिसर्च से साबित हुआ कि अगर हम 0.4 से 0.10 अगर हम प्रेग्नेंट फीमेल्स को दें ना, तो उनकी जो प्रेगनेंसी जो रिटार्ड हुई होती है उसमें फेटल ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, इट हैज पॉजिटिव इफेक्ट। और एज कम्पेयर टू दी जिन फीमेल्स में स्पेशल वेरी स्मॉल यूनिट्स ऑफ द हेपरिन दिया है और जिनमें नहीं दिया, तो उनमें फीटल ग्रोथ जो है वो बहुत डिफरेंट होती है, और इट इनहेंसेस दी फीटल ग्रोथ, और ये रिटार्डेशन को नलीफाई करता है, रिटार्डेशन को ठीक करता है। सो हेपरिन रिकमेंडेशन फॉर द क्लिनिकल यूज, for example, it is used in the pregnancy। heparin is also an anticoagulant for the choice and it does not cross the placenta। ये placenta का क्रॉस नहीं करती, बट स्टिल फीमेल में ही अगर ये हेपरिन की कंसंट्रेशन, हेपरिन की यूनिट ज्यादा दे दिए जाए, तो इट कैन कॉज ब्लीडिंग फीमेल्स में ही, और उस लॉस ऑफ ब्लीडिंग की वजह से अबॉर्शन हो सकती है। नो अनटूवर्ड इफेक्ट इन द फीटस और द न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न को तो ये इफेक्ट नहीं करेगी, बट फीमेल जो कि मदर जो कैरी कर रही है बेबी, उसको ये अनटूवर्ड इफेक्ट दे सकती है। Given in therapeutic doses, like 1500 units subcut every 12 hours on or the to women with prosthetic heart valves or the venous with thromboembolism। यानी फीमेल को अगर प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व है या वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है और वो प्रेग्नेंट है, तो हम उनमें बाकी जो ड्रग्स हैं एंटीकोगुलेंट वो यूज नहीं कर सकते, तो उनमें हेपरिन जो है वो सेफर ड्रग है, बिकॉज इट ऑल्सो enhances the growth of the फीटस। बट स्टिल हमें इतने ज्यादा यूनिट नहीं देने कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए फीमेल में। Doses in excess of the 20,000 unit per 24 hour for more than 5 months is questionable due to risk of the osteoporosis।
अब हेपरिन का ये भी इफेक्ट है कि अगर ये हम मोर देन 5 मंथ यूज करें तो उसमें ऑस्टियोप्रोसिस भी हो सकती है, इसलिए फॉर द मोर देन 5 मंथ यूज तो ऑस्टियोप्रोसिस जो है वो क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अगर हम लार्ज ड्यूरेशन के लिए अगर हम एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं तो उसके लिए और भी ड्रग है, वेरफेनिन, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड अदर क्लासेस ऑफ दी नोवैक्स एंड दी एंटीकोगुलेंट्स हैं अवेलेबल, जो कि इसके बदले में यूज हो सकते हैं, क्योंकि इट कैन कॉज ऑस्टियोप्रोसिस। एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिपरेशन या इसकी स्टोरेज कैसे करनी है? So it is a recommended infusion concentration for most patient like 2500 25,000 units in 500 ml dextrose water, यानी हम इसके 2500 यूनिट इन दी 5 ml डेक्सट्रोज 5% सोल्यूशन में डालेंगे 50 यूनिट ml प्री मिक्स इन्फ्यूजन सोल्यूशन में। तो हमने 500 ml डेक्सट्रोज में डाला और इसको हमने इन्फ्यूज कर दिया। IV injection may be given undiluted or diluted in 50 या 1000 ml normal saline या फिर 5। और अगर हम इसको सिर्फ स्मॉल IV इंजेक्शन दे रहे हैं, हम एक पूरी इन्फ्यूजन नहीं दे रहे, इन्फ्यूजन में तो हमने 2500 यूनिट्स डाल दिए ना इन 500 ml डेक्सट्रोज, बट अगर हम सिर्फ 50 से 100 ml जो है वो यूनिट्स डाल रहे हैं, तो उसमें जो है वो अ, बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगी, इसलिए हम उधर ही उसको 50 या 100 ml नॉर्मल सलाइन में क्या है डिल्यूट कर लेंगे, या फिर अनडिल्यूटेड भी दे सकते हैं। इन वर्ड IV बैग at least 6 time to ensure the mixing and prevent the pooling of the medication। अगर हम हेपरिन हमने नॉर्मल सलाइन या फिर डिल्यूट किया है द नॉर्मल सलाइन या डेक्सट्रोज 5% वाटर, तो डाइस 5% डेक्सट्रोज 5% में किया है, तो हम इंश्योर करेंगे जो जिस बैग में हमने जिस IV बैग में हमने उसको मिक्स किया ना, उसको हम एक दो बार ऊपर नीचे करके इन्वर्ट करके हम प्रॉपर मिक्सिंग करें, ताकि हेपरिन जो है वो पूरे सोल्यूशन में पूरे फ्लूइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और उसकी कहीं भी एक जगह पोलिंग ना हो जाए, क्योंकि अगर उसकी किसी एक जगह पे पोलिंग हो जाएगी तो या तो डोज ज्यादा चली जाएगी एक साथ, या डोज कम चली जाएगी। यूज कांस्टेंट रेट IV इन्फ्यूजन पंप। इन्फ्यूजन अगर हम दे रहे हैं 500 ml की फॉर दी हेपरिन, तो ये स्लो इन्फ्यूजन होगी, इसमें हम इन्फ्यूजन पंप भी यूज कर सकते हैं। स्टोर हेपरिन सोल्यूशन एट रूम टेम्परेचर, डू नॉट फ्रीज देम एंड डू नॉट यूज इफ डिसकलर्ड और प्रेसिपिटेट, ये ऑटोक्लेवेबल भी है, हेपरिन जो है वो ऑटोक्लेव भी हो सकते हैं। डोज आगे देखें हेपरिन की। हेपरिन लॉक सॉल्यूशन कैथेटर, हेपरिन लॉक सॉल्यूशन भी यूज होता है। कैथेटर फ्लश टू प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ द IV लाइन। IV लाइन हम अक्सर जो है वो एक बार लगा देते हैं, फिर हम उसमें ही डेली डोज एडमिनिस्टर करते रहते हैं, तो उसमें अक्सर क्या होता है कि वहां पर कोई क्लॉक या यहाँ पे वहाँ पे कोई कोगुलेशन हो जाती है ब्लड की वजह से। सो हेपरिन लॉक सॉल्यूशन हम यूज करते हैं टू फ्लश द कैथेटर विद दी या फिर IV लाइन विद दी 1 2 10 या 100 यूनिट्स ऑफ दी 100 यूनिट्स पर ml ऑफ दी हेपरिन, जो कि रिकमेंडेड होता है इन वन प्रैक्टिस। और रेयरली हम इसमें 10 यूनिट्स ऑफ दी जो है वो हेपरिन यूज करते हैं फॉर द क्लियरेंस ऑफ द रूट, या फिर जहां पर कोगुलेशन हुई हुई थी उस पाथ को क्लियर करने के लिए। द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन इज 6 to 8 आवर्स। रिक्वायर्ड ड्यूरेशन क्या होगी? 6 to 8 आवर्स। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो DVT पल्मोनरी एम्बोलिज्म प्रोफाइलैक्सिस ऑफ द सर्जरी में हम इसको यूज करेंगे 500 यूनिट सबकट एवरी 8 आवर या 12 आवर्स, या फिर 7,500 सबकट एवरी 12 आवर्स। ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो 80 यूनिट्स पर केजी IV बोलस देन कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन 80 यूनिट्स पर केजी पर आवर देंगे। 500 यूनिट IV बोलस देंगे तो कॉन्टिन्यूस में हम इसको 1300 IV यूनिट्स दे देंगे। 250 यूनिट्स पर केजी दे रहे होंगे तो अल्टरनेट 17,500 यूनिट सबकट या 250 यूनिट्स पर केजी जा रहा होगा। डोजिंग कंसंट्रेशन देखो तो न्यूमरस कंसंट्रेशन अवेलेबल, एक्सट्रीम कॉशन इज रिक्वायर्ड फॉर दी प्रिवेंशन ऑफ द मेडिकेशन ऑर्डर। इसमें कौन कौन सी है? तो इसमें फ्रैगमिन अवेलेबल है, फ्रैगमिन इज दी 7,500 पर 0.3 ml ऑफ दी फ्रैगमिन, या फिर डाइवेल्ट्राप्रामिन। फिर इसके अंदर डाल्टीपेरिन है, फ्रैगमिन इसके अंदर 2500 IV UI, एंटी 10A यूनिट है इन दी 4 ml। फिर हेपरिन इंजेक्शन है BP, जिसमें 5000 IU पर ml है। इट एज यूज एज द एंटीकोगुलेंट फॉर द IV एंड द सबकट रूट। एक्यूट कोरोनरी
आईवी कोरोनरी सिंड्रोम की बात करें तो इनिशियल आईवी बोलस फॉर 60 to 70 यूनिट ऑफ द केजी में हम 5000 यूनिट देंगे। देन इनिशियली हम आईवी इंट्रोड्यूस करेंगे, देन हम उसमें 12 से 15 आईवी यूनिट्स देंगे। डोज शुड बी एडजस्टेड एंड मेंटेन विद द एपीपीटी 50 to 70 सेकंड होनी चाहिए। हमारी जो एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन जो टाइम होना चाहिए वो विद इन 50 to 70 सेकंड्स होना चाहिए। एंटीकोगुलेशन की बात करें तो आईवी इंजेक्शन या 8000 से 10000 यूनिट्स आईवी इनिशियली एंड देन 50 to 70 यूनिट्स पर केजी देंगे, जिसमें 5000 से लेकर 10000 यूनिट्स एवरी 4 to 6 आवर जो है वो यूज होते हैं। कॉन्टिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन की बात करें, अगर ये फॉर दी कॉन्टिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन में यूज होगा तो हम 5000 यूनिट आईवी देंगे इंजेक्शन, followed by the continuous IV infusion of 20,000 से 40,000 every 24 आवर्स। आगे हम बात करते हैं LMWH लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन की, जो कि हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आज का हमारा हेपरिन का पार्ट 1 खत्म होता है। होप दिस lecture would be quite informative for you. If you like this video, kindly subscribe to my channel, Oxford Pharmacist Mariam, and stay tuned for the part 2 of this lecture.